हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस, और उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, लेकिन इस बार ये वाला पार्ट आप लोग के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार 2022 एग्जाम्स में, और MCQ क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा सकता है, ग्राफ देके आपसे पूछ सकता है कि कौन सा वाला फंक्शन ये बता रहा है। तो ये वाला पार्ट मेरे हिसाब से इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपको फंक्शंस के बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है उनके ग्राफ से। ग्राफ ऑफ फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज के वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैं सारे फंक्शन यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करूँगा, और बारी बारी से हम हर एक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, उसका डोमेन और रेंज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा, और लास्ट के जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस लाता रहूँगा। और बाकी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, उसके बाद वीडियो देखना, अच्छा लगेगा। और बाकी अगर वीडियो में कुछ समझ ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के आप बता सकते हो बाद में। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शंस। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है ग्राफ्स ऑफ वेरियस फंक्शंस। तो आज के वीडियो में हम लोग फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखेंगे, और बनाना भी नहीं बट आप लोग के कोर्स में जितने फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो हम लोग उन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ फंक्शंस नोट करके रखे हैं कि आपके पर्टिकुलर बोर्ड में कौन कौन से फंक्शंस आपके कोर्स में हैं। तो वैसे तो मैं सारे यहाँ पे फंक्शंस बताऊंगा, बट आप एक बार गौर कर लेना कि आपके कोर्स में या आपके सिलेबस में, आप अगर जिस भी बोर्ड से हो, आपके सिलेबस में कौन कौन से फंक्शंस हैं या फिर नहीं है। बाकी सीखने के लिए तो आप सीख ही सकते हो सारे फंक्शंस, ठीक। तो चलो बिना देरी के भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अपने पहले फंक्शन की बात करेंगे, और हमारा फर्स्ट फंक्शन है कॉन्स्टेंट फंक्शन, राइट। देखते हैं क्या होता है ये। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन होगा या एक ऐसे फंक्शन की हम बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कांस्टेंट आती हो, ठीक है, एज सिंपल है। तो यहाँ पे हम एक इसका डेफिनेशन लेके चलते हैं, दैट fx इज इक्वल टू सी। सी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, या पॉइंट में कोई नंबर हो गया, कोई भी रियल नंबर आप वहाँ पे दे सकते हो, दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो मतलब कोई भी फंक्शन अगर सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू हमें दे रहा है हमेशा, उसमें कोई x का टर्म है ही नहीं, ठीक है, तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, हम उस फंक्शन को कहेंगे अ कांस्टेंट फंक्शन। अब एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है देख लो। अब क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, दैट्स वाई एक कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वाई? क्योंकि हमेशा उस फंक्शन की वैल्यू सेम रहनी है, यानी कि वाई पार्ट ऑफ दैट फंक्शन सेम रहना है। इसीलिए आप x की उसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, x उसमें है ही नहीं, तो x की वैल्यू से उस फंक्शन पे कोई असर ही नहीं पड़ता है, और उस फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, दैट इज़ उसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है। अब जैसे मान लो हमने लिया है y इज इक्वल टू 5, तो उसका आप ग्राफ यहाँ पे देखोगे, ग्राफ कैसे बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जो कि y एक्सिस को 5 पे कट करता हुआ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कांस्टेंट फंक्शन सब लोग समझ गए होंगे क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसका ग्राफ भी आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो ग्राफ्स इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज इस साल तो खासकर आपके MCQ क्वेश्चंस आने हैं मैथ्स में। तो हो सकता है एक ग्राफ बन के आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए या चॉइस दे दी जाएगी कि बताओ ये कौन से टाइप का फंक्शन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है, तो इसलिए फंक्शंस को ध्यान से पढ़ना उनके ग्राफ के साथ। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक कांस्टेंट फंक्शन में आप वैल्यू तो कोई भी दे सकते हो, राइट। ऑब्वियसली आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। आप कोई भी इनपुट दे सकते हो एक कांस्टेंट फंक्शन में, लेकिन क्या उस इनपुट से उसके आउटपुट पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसका आउटपुट क्या होगा, वही कांस्टेंट वैल्यू होगा, जो भी y इज इक्वल टू समथिंग जो भी लिखा होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू या 5 6 जो भी लिखा हो वहाँ पे, वही कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा उस फंक्शन का आउटपुट। यहाँ पे हमारा जो रेंज होगा, रेंज यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वही कांस्टेंट वैल्यू, मतलब फंक्शन उस एक कांस्टेंट वैल्यू के अलावा और कुछ आउटपुट में हमें देगा ही नहीं। तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा वही c वाला वैल्यू, या c में वेरिएबल में जो वैल्यू होगा वही हमारा आउटपुट हो जाएगा, यानी कि वही हमारा रेंज हो जाएगा। हमारे कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स, एंड उसका रेंज क्या हो गया, दैट वैल्यू c, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू हमने दी है वही c वैल्यू क्या हो गई, उसका रेंज हो गई।
सो अभी हम बात करते हैं हमारे सेकंड फंक्शन की, जो कि है आइडेंटिटी फंक्शन। सो बात करें अगर आइडेंटिटी फंक्शन की, तो आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे f(x) इज इक्वल टू होता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंगल वैल्यू यानी कि x। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नाम से ही पता लग रहा है आइडेंटिटी, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल आपका वेरिएबल है और कुछ नहीं है साथ में, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, y इज इक्वल टू एक्स या फिर f(x) बराबर x। f(x) को हम y लिख सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो अगर हम y इज इक्वल टू एक्स को लेके चलें और इसके पॉइंट्स को प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सोच के देखो। आप x में पहले 1 रखोगे तो y भी 1 मिलेगा, मतलब पहला ऑर्डर पेयर 1,1 मिल गया। आपने x को 2 रखा तो y भी आपको 2 मिलेगा, तो सेकेंड ऑर्डर पेयर 2,2 हो गया। इसके बाद x को 3 रखोगे तो y भी 3 मिलेगा, तो यहाँ पे 3,3 भी एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो स्ट्रेट एंड सिंपल ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन और इसमें x और y के पॉइंट सेम होंगे, x और y की वैल्यू सेम होंगी। दैट्स वाई ग्राफ कैसा होगा, ये 45 डिग्री पे टिल्ट होके ऐसे जाएगा ओरिजिन को पार करता हुआ। तो यहाँ पे ग्राफ आप देख लो, इस तरह का इसका होगा ग्राफ। सो एक आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ इस तरह का होता है, तो आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। सो डोमेन देखो, यहाँ पे क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है, क्या आप कोई x का वैल्यू यहाँ पे ऐसा कुछ है कि नहीं दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो फंक्शन में। दैट्स वाई इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यानी कि R। और यहाँ के रेंज की हम अगर बात करें तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज भी आपको सारे ही वैल्यूज जो x में दोगे वही आपको y में मिलेगा। तो यहाँ का रेंज भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यानी कि R। सो आई होप ये वाला फंक्शन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड फंक्शन, दैट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल इज़ अ एक्सप्रेशन जहाँ पे आपके x के कई सारे टर्म्स होंगे विद वेरियस कोफिशिएंट्स एंड वेरियस पावर्स। सो यहाँ पे मैंने इसी को एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट f(x) बराबर a0 प्लस a1x रेज टू द पावर 1 प्लस a2x रेज टू द पावर 2 डॉट 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 an मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर n। सो ये मैंने एक एक्सप्रेशन बना के लिख दिया है। बाकी ये कुछ हाई फाई चीज़ नहीं है, बस एक सिंपल x का एक्सप्रेशन होगा जहाँ पे ज़रूरी नहीं है x की सारी पावर्स एग्जिस्ट करें, बट अगर x और यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज़ नॉर्मल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और x कहीं पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर लिखा हुआ है या फिर x किसी पावर से रेज्ड है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम सिंपली पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, f(x) इज इक्वल टू 4x रेज टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और एक और फंक्शन हम लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 1। तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एग्जाम्पल है। और एक सिंपल सा अगर हम फंक्शन लें जैसे कि f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। सो यहाँ पे ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस के ही एग्जाम्पल हैं। अब इनका ग्राफ कैसा होगा, सो अब यहाँ पे इसका ग्राफ देखने से पहले आप लोग कुछ बातें देख लो। जैसे कि कोई फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसमें x है ही नहीं, x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब वहाँ पे वो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा हो जाएगा। अगर आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसमें x के साथ मान लो 0 मल्टीप्लाई हो गया या x की पावर 0 हो गई, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन में से x तो गायब हो जाएगा, तो वो बन जाएगा एक कांस्टेंट फंक्शन। y इज इक्वल टू सिर्फ वहाँ पे कोई एक नंबर बचेगा। तो यानी कि अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन में x की पावर 0 हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम पावर x की वहाँ पे 0 ही है, x है ही नहीं वहाँ पे, सो वो बन जाता है एक कांस्टेंट फंक्शन। सो नेक्स्ट अगर हम एक चीज़ और देखें कि अगर हमारे x की पावर वहाँ पे 1 हो जाए, मतलब मैक्सिमम पावर जो आपके पॉलिनोमियल फंक्शन में है, मैक्सिमम पावर सिर्फ x है। अगर जैसे मान लो हमारा कौन सा एग्जाम्पल, लास्ट वाला एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5 वाला, तो उसमें देखो x की पावर से 1 है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है। अगर आपकी मैक्सिमम x की पावर 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन। आई होप इट्स क्लियर। लीनियर फंक्शन है मतलब कि वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे वो अभी हम आगे देख लेंगे। एक और चीज़ देख लो, अगर हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन में मैक्सिमम x की पावर 2 होती है, जैसे कि आपकी कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम बोलने लगते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 है x की तो वो क्वाड्रेटिक हो गया। अगर मैक्सिमम पावर आपके इक्वेशन में x की 1 है तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर। और अगर x है ही नहीं तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन। सो अब हम बात कर लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। अगर आपका फंक्शन लीनियर होता है या फिर क्वाड्रेटिक होता है तब तो आप उसका ग्राफ बना भी सकते हो,
ठीक है। लीनियर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लीनियर फंक्शन का तो आप आसानी से ग्राफ बना लोगे, लेकिन क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा आपको यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा फंक्शन का, देखना पड़ेगा कहाँ पे फंक्शन टर्न कर रहा है, टर्निंग पॉइंट क्या है फंक्शन के, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता लगानी पड़ेंगी। बाकी एक चीज़ समझ लो कि अगर लीनियर फंक्शन है तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, और अगर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो वो एक कर्व होगा जो कि एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा होगा, ठीक है। अगर इमेजिनरी है तब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपका रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो रियल वैल्यूज़ दे रहा है, तो आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा वो आपका एक्स एक्सिस कट करता हुआ जाएगा और एक कर्व के फॉर्म में होगा। सो इसके कुछ ग्राफ्स मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ अभी, और उसको मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि फंक्शंस के ग्राफ जो होते हैं वो कैसे बनते हैं और किस तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है डेस्मॉस। अब यहाँ पे मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये साइट मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आप लोग मैथ्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट शो करते हो या मैथ्स में थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस साइट पे जाके ना आप वेरियस फंक्शंस के ग्राफ्स बना के देख सकते हो। ये साइट बहुत ही अच्छी है। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं पता कि उसका ग्राफ कैसे बनता है, या वो फंक्शन कैसे उसका ग्राफ बनेगा या क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या करो, आप सिंपल से उस फंक्शन को टाइप कर दो और ये साइट उस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफिकली वो कैसा दिखेगा, ये पूरा बना के आपको शो कर देती है। सो आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन डाल सकते हो। जैसे मान लो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसा बनता है। तो जैसे मान लो मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर टाइप किया प्लस 2x माइनस 1। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप किया और जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा था वैसे वैसे ये साइट उसका ग्राफ बनाती भी जा रही थी। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, जैसे मैंने टाइप किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक कर्व के फॉर्म में ही बनती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, इसका ग्राफ एक कर्व के फॉर्म में आ रहा है, और जो कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है वो भी यहाँ पे शो होता है। ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2.414 माइनस के 2.414, 0 पॉइंट पे, और एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है 0.414, 0 पे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। सो यहाँ पे इस इक्वेशन के आप रूट्स पे निकाल के देख सकते हो, वो यही पॉइंट्स आएंगे। सो इन्हीं एक्स पॉइंट्स पे आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। एक और यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर हम लीनियर इक्वेशन एक देखें, जैसे मैंने लिया था वहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो ये देख लो, जब हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लेते हैं तो ये देखो एक लीनियर फंक्शन यहाँ पे था, तो इस लीनियर फंक्शन की एक लाइन यहाँ पे बन के आ गई है। ये आपके एक्सिस हो गए, ये और ये एक्सिस हो गए, और ये आपका ग्राफ हो गया जो स्लैंट लाइन ऐसे बनी है। इसी तरह बहुत से फंक्शंस का भी, जितने फंक्शंस मैं आगे डिस्कस करूँगा उन फंक्शंस का भी यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ देख सकते हो। आपको देखना है साइन का ग्राफ कैसा होता है, तो यहाँ पे टाइप करो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन का ग्राफ पता लग जाएगा। साइन का ग्राफ कैसा होता है, वेव फॉर्म का, साइन वेव ऐसे ऐसे जाती है, तो ये साइन आपका ग्राफ हो गया। अगर आपको कॉस का कर्व देखना है, कॉस कैसा होता है, तो कॉस यहाँ पे टाइप कर दो, कॉस का ग्राफ मिल जाएगा। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ देखना है तो उसको भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, उसका भी इवन आपको ग्राफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो बहुत ही अच्छी साइट है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में जाके आप इसका लिंक देख सकते हो। सो वापस आते हैं अपने फंक्शंस पे, और अभी हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन। सो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है रैशनल फंक्शन। सो अब देखते हैं कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, और इसको भी बना के उस पर देखेंगे। सो रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, एक ऐसा फंक्शन होगा जहाँ पे दो फंक्शंस होंगे, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में होगा gx, एक फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो पॉलिनोमियल फंक्शन, और hx अपॉन में होगा, वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। और अगर इस फॉर्म में एक फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर भी एक इक्वेशन नीचे भी एक इक्वेशन, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इट इज़ अ रैशनल फंक्शन। यहाँ पे बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो hx होगा, जो नीचे वाला फंक्शन होगा, वो ज़ीरो नहीं वैल्यू देना चाहिए उसको, मतलब वो फंक्शन में कुछ ऐसा नहीं रखोगे कि वो ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि hx जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। बाकी आपके जो ये बनेगा fx इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स, यही क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे कि न्यूमरेटर मैंने लिया 3 + 7x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, एंड डिनोमिनेटर में मैंने लिया 4 - x स्क्वायर। सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रैशनल फंक्शन। तो अभी चलो हम देखते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करके आपको बताता हूँ कि ये कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे
इस फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब एक कर्व बनना है, ठीक। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इससे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं यही बताता हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो अभी हमने लास्ट वाले वीडियो में ये चीज़ देखी थी कि डोमिनो रेंज निकालते समय कि कभी भी किसी फंक्शन में नीचे 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर आ जाता है तो वो फंक्शन वहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेफर कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करूँ तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो, 0 नहीं हो सकता इस जगह का। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको फाइंड करें कि इसकी कौन सी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए हो जाएगा 4 - x² इज इक्वल टू 0 रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे a² - b² के फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + x और 2 - x इज इक्वल टू 0। मतलब x की दो वैल्यूज़ हमें मिली, एक तो मिल जाएगी x इज इक्वल टू 2 और दूसरी मिल जाएगी x इज इक्वल टू -2। मतलब इन दो पॉइंट्स पे, इन दो वैल्यूज़ पे हमें इस फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज इन दो पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो इसीलिए ये फंक्शन हमें दो पॉइंट्स पे कोई भी वैल्यू नहीं देगा। सो अभी इस चीज़ को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ यूजिंग दैट साइड जो मैंने अभी आपको बताई थी। सो यहाँ पे अभी हम इसी फंक्शन को टाइप करते हैं जो भी हमने देखा। सो फंक्शन हमारा था y इज इक्वल टू 3 + 7x² - 8x³ और डिवाइड में हमारा एक्सप्रेशन था 4 - x²। सो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बना है। तो इसका आप सामने देख सकते हो ग्राफ कैसा बन रहा है। ग्राफ कुछ बन रहा है इस तरह का। अच्छा, मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये 2 पॉइंट पे कोई भी वैल्यू नहीं देगा, ना +2 पे ना -2 पे। तो अभी इसको आप लोग देखना, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ऐसे नहीं पता लगेगा। अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ तो अभी एक चीज़ आप लोग देखना, ये ग्राफ जो बन रहा है ये कुछ ऐसा बन रहा है। मतलब ये 2 वाली वैल्यू पे देख लो, यहाँ पे जूम करते हैं थोड़ा सा, ये 2 वैल्यू पे एंड -2 वैल्यू पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। मतलब ये फंक्शन अनडिफाइंड है। देखो इनफाइनाइट पे ऊपर भी जा रहा है फंक्शन, इधर नीचे भी जा रहा है। यहाँ पे ये इनफाइनाइट पे ऊपर चला गया और ये इनफाइनाइट पे नीचे, उसी तरह ये भी इनफाइनाइट पे ऊपर चला गया और ये भी इनफाइनाइट नीचे चला गया, -2 वैल्यू पे और +2 वैल्यू पे। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन अनडिफाइंड है 2 एंड -2 पे। तो कहीं भी आप इससे थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट पूरा फंक्शन इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारे वैल्यूज़ लेके इसको प्लॉट करना पड़ेगा। बट हाँ, आपको ऐसा कोई फंक्शन देख के थोड़ा तो आइडिया लग जाएगा कि ये फंक्शन कर्व होगा और ये 2 पॉइंट्स पे कोई भी वैल्यू नहीं देगा क्योंकि ये वहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एक रैशनल फंक्शन की वैल्यूज़ या रैशनल फंक्शन का ग्राफ कैसा लगेगा। थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं, पूरा नहीं बट थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा कि उसका ग्राफ कैसा बन सकता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन की। सो देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। सो मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेफिनेशन है सिंपल, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मतलब दो ऐसे लाइन डंडियाँ होंगी जिसके अंदर हम x को रख देते हैं। सो अब इन दो बैरियर्स का जो ये दो लाइनें दिख रही हैं, इसका काम क्या है। सो सिंपल इसका काम ये होता है मॉडुलस फंक्शन का, दैट इट रिटर्न्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। मतलब सोच के देखो कि x में आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू दोगे, उसका सिर्फ आपको बिना साइन के एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगा। जैसे मान लो आपने इसमें दिया -2, तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस माइनस को गायब कर देगा और सिर्फ आप वैल्यू रिटर्न करेगा 2। जैसे मान लो इसमें आपने पास किया -5.6, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 5.6। अगर मान लो आपने इसमें इनपुट किया mod 10, तो ये रिटर्न करेगा 10। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो ये एज इट इज़ वही वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन अगर आप इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू देते हो, मॉड लगा के कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हो, तो ये फंक्शन उसका नेगेटिव साइन ख़त्म कर देता है और सिर्फ वो वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देता है। सो ये काम है इस फंक्शन का, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे इसका ग्राफ बनेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आगे दैट इज़ करके y इज इक्वल टू इसका डेफिनेशन लिखा है। ये फंक्शन का काम सिर्फ इतना है कि अगर आपका जो वैल्यू है वो x ग्रेटर दैन 0, मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज़ वही नंबर आपका आउटपुट में मिल जाता है, यानी कि x आपको आउटपुट में मिल जाता है। और जहाँ पे x का वैल्यू आपका नेगेटिव होता है, वहाँ पे ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स -x। अब -x से क्या होगा, देखो x ऑलरेडी नेगेटिव, माइनस और लगा दिया तो माइनस से क्या कर देगा, उस वैल्यू को प्लस कर देगा। दैट्स वाई नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या करता है, -(x) रिटर्न करता है। तो वो वैल्यू ऑलरेडी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही बन के वापस से रिटर्न होता है। सो किसी भी केस में अगर चाहे इसको आप पॉजिटिव वैल्यू दो चाहे नेगेटिव वैल्यू दो, ये दोनों ही केसेस में उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव।
तो अभी हम इसी इन्फॉर्मेशन की मदद से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू, एक तो x वैल्यू है किस रेंज के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि ये बन गया y इज इक्वल टू x, जो फंक्शन अभी आप देख चुके हो ऊपर, कौन सा फंक्शन था आपका, आइडेंटिटी फंक्शन था। तो आइडेंटिटी फंक्शन सिंपल आपको बनाना है y इज इक्वल टू x। तो देखो यहाँ पे ग्राफ में हमने राइट साइड में, राइट पोर्शन में क्या बनाया है, एक आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू x वाला बना दिया है। लेकिन हमें मॉड x का भी ध्यान रखना है, यानी कि अभी लेफ्ट साइड भी कंप्लीट करना है इसको। तो लेफ्ट साइड में क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स था तो ग्राफ ऐसे था, अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ग्राफ इंक्रीजिंग होता है y इज इक्वल टू एक्स पे, और अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाता है। तो यानी कि आपके इस वाले लेफ्ट साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को डिक्रीजिंग बनाना पड़ेगा इस तरह। सो यहाँ पे मैंने इस तरह इसको बना के ज्वाइन कर दिया है। सो जो मॉड का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एक तरफ वो इंक्रीजिंग होता है और एक तरफ वो डिक्रीजिंग होता है, तो इस तरह आके वो मिल रहा होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको उस साइड पे बना के देखते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है। सो यहाँ पे अभी हम बना के देखते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बन रहा है, मॉड एक्स में ऐसे एक मतलब कोन शेप का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो आई होप इसको समझ गए होगे आप लोग। तो कभी भी आइडेंटिफाई करने के लिए आए और अगर एक ग्राफ ऐसा हो जो एक तरफ इस तरह और दूसरी तरफ इस तरह जा रहा हो, तो आप लोग समझ जाना कि वो मॉड फंक्शन की बात कर रहा है। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि मॉड फंक्शन का फिर डोमेन और रेंज क्या होगा। देखो इस फंक्शन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे। दैट मीन्स इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। एंड बात करें इस फंक्शन की रेंज की, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हो, आपका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब x आप चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, y हमेशा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यानी कि इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज विल बी फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब इसमें पॉजिटिव y की वैल्यूज़ ही आपको मिल रही हैं हमेशा। तो यहाँ पे y आपका क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होना है, इसलिए आपका यहाँ पे रेंज भी क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। लिखोगे कैसे, आप 0 को इंक्लूड करोगे क्लोज्ड इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे आपके जो नंबर्स होंगे वो यहाँ पे इसकी रेंज में आ जाएंगे। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन, दैट इज सिग्नम फंक्शन। अब ये थोड़ा सा नया फंक्शन एक है सिग्नम फंक्शन, तो देखते हैं इसको ये क्या होता है। सो सिग्नम फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स, कब के लिए, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब x का वैल्यू 0 है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो आपका सिग्नम फंक्शन क्या देता है, 0 देता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिखें तो मैंने दैट इज करके नीचे देखो लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1। 1 वैल्यू कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो मॉड x बाई एक्स करके देखो, मॉड x बाई एक्स, x भी पॉजिटिव, नीचे वाला x भी पॉजिटिव, x कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1। तो यहाँ पे जब भी x पॉजिटिव होगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 1। ठीक, लेकिन तब क्या होगा जब x का वैल्यू 0 हो, तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो ये आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। और अगर x का वैल्यू निगेटिव होता है, यानी कि लेस देन 0 होता है, तब इसका वैल्यू क्या होगा, तब इसका वैल्यू हो जाएगा निगेटिव, बिकॉज नीचे का जो x है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज मिलेंगे, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1, इन 3 कंडीशंस के लिए। सो अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। सो मान लो हमने x ग्रेटर देन 0, यानी कि जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तब के लिए ग्राफ प्लॉट किया, तब इसका वैल्यू आएगा हमेशा 1। तो देखो y इज इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि इसका वैल्यू कांस्टेंट ऐसे ही 1 रहेगा। कहाँ के लिए, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 के लिए। सो यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने यहाँ पे 1 पे से ऐसे एक लाइन प्लॉट कर दी है, और यहाँ पे 0 के ऊपर यानी कि 1 जहाँ लिखा है वहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल रखा है, बिकॉज जो x 0 है, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ओपन इंटरवल रख के आगे लाइन को ऐसे बढ़ाया है। उसी तरह अगर हम बात करें x जब 0 होगा तब y की 0 वैल्यू होगी, तो x 0 पे y की वैल्यू भी यहाँ पे देख लो 0 हो गई। ठीक, ऑर्डर पे हमें 0,0 मिल गया। लास्ट हमारा क्या है, x लेस देन 0, जब x निगेटिव साइड में होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तब वैल्यू होगी y इज इक्वल टू -1। सो अगेन हमें एक कांस्टेंट फंक्शन प्लॉट करना है, जब x लेस देन होगा मतलब निगेटिव होगा, लेस देन 0, तब यहाँ पे हमें -1 वैल्यू ऐसे सीधी सीधी यहाँ प्लॉट कर देनी है। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है, एक मतलब निगेटिव साइड में ऐसे -1 पे ऐसे रहेगा, और पॉजिटिव साइड में +1 से ऐसे रहेगा, और 0 पे वैल्यू 0 रहेगा। तो ये है ग्राफ सिग्नम फंक्शन का। आई होप समझ में आ गया होगा अलग ग्राफ भी।
और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सिग्नम फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। सो डोमेन और रेंज पूछा जा सकता है, इसलिए ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ। सो इस फंक्शन का देखो डोमेन यहाँ पे क्या है, डोमेन यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो x की, इवन 0 भी पुट कर सकते हो। अपॉन में x है लेकिन 0 भी पुट हो सकता है, क्यों? बिकॉज x ऊपर भी है, तो अगर 0 इसमें पुट करोगे तो ऊपर ही पहले 0 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। अपॉन 0 वाला यहाँ एरर नहीं आएगा। तो ये बात का यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स यानी कि r, ठीक। और बात करें इसके रेंज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो y इज इक्वल टू करके मैंने लिखा भी हुआ है कि इस फंक्शन का रेंज क्या है। आप इसमें कोई भी वैल्यू दो, ये आपको 3 तरह की वैल्यू से ज़्यादा कुछ नहीं देगा, या तो ये 1 देगा या 0 देगा या -1 देगा। इसके अलावा इसने दुनिया देखी नहीं है, इसको 3 वैल्यू ही देनी आती है बस। तो सिग्नम फंक्शन की जो रेंज होगी वो 3 वैल्यूज़ तक ही लिमिटेड होगी, यानी कि 1, 0, -1। सो आई होप सिग्नम फंक्शन भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन, और अगला फंक्शन हमारा है कौन सा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो अब बात करते हैं इसकी। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कोई वैल्यू रेज टू द पावर समथिंग। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब पावर वाला फंक्शन होगा कोई। तो देख लो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और प्रॉपर वे में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ए जो होता है वो ई हो जाता है बाद में। तो मान लो एक्सपोनेंट हमने लिया एफ एक्स बराबर ए रेज टू द पावर एक्स, मतलब कोई एक वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, और उसकी पावर में हमने क्या लगा दिया एक्स। तो ऐसे फंक्शन में जहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑब्वियस रीजंस हम a लेस देन निगेटिव वाला a नहीं लेंगे। a एक पॉजिटिव नंबर है और x कोई भी रियल नंबर है जो कि a की पावर में लगा हुआ है, तो वो कैसी वैल्यूज़ देगा इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए एक बात आप याद रखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है जो एकदम से राइज करता है। जैसे कोविड के केसेस थे, एकदम से राइज किए थे, भूलना नहीं चाहिए बट ऐसे ही हुआ था। तो एक्सपोनेंशियली जब कोई चीज़ एकदम से राइज करती है तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्रोथ भी ऐसे ही होती है। आप लोग चाहो तो इसको मैं अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे इसका ग्राफ जो होगा, इसके ग्राफ 2 तरीके से देखो होते हैं। अगर आपका जो बेस नंबर a है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तब उसका ग्राफ क्या होगा? ग्रोइंग होगा, मतलब राइजिंग होगा, एक तरह से ग्रोथ होगी एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर यहाँ पे आप a का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 लेते हो, मतलब 0 से 1 के बीच का लेते हो, मतलब छोटा वैल्यू लेते हो एक तरह से, तब क्या होता है? तब ये ग्राफ अचानक से अपना रास्ता बदल देता है और डिक्रीजिंग हो जाता है, इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग हो जाता है। तो ये 2 केसेस हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अचानक से राइज करता है या डिक्रीज करता है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाता है? y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स, ए रेज टू द पावर एक्स। और अगर a का वैल्यू हम देंगे लेस देन 1 तो वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 दोगे, ग्रेटर देन 1 रखोगे, तब क्या होगा? वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो अभी हम लोग इसको बना के देखते हैं इस पर। तो जैसे मान लो मैंने दिया y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ गया ऐड स्लाइडर का। तो ऐड स्लाइडर का मतलब आप यहाँ पे सेट कर रहे हो कि a की कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। सो यहाँ पे मैं a का वैल्यू जैसे 1 रखता हूँ, तो 1 रखने पे क्या होगा? 1 रेज टू द पावर x, तब तो ये बन गया 1 की कोई भी पावर रखोगे तो 1 ही मिलेगा, तो यानी कि y बराबर 1। सो यहाँ पे आप देख लो 1 वैल्यू पे एक कांस्टेंट मुझे ग्राफ मिल रहा है यहाँ पे। बात करें स्लाइडर की, जैसे मान लो मैंने a का वैल्यू चेंज किया, तो अभी हमने देखा था ना कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो a का वैल्यू मैं थोड़ा सा यहाँ बढ़ाता हूँ, तो देखो ग्राफ एकदम से अपना रास्ता बदल रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा आई गेस। तो ग्राफ एकदम से अपना रास्ता बदल रहा है, जैसे जैसे मैं a का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ग्राफ की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। एकदम से देखो ग्राफ ऊंचा होता जाता है जैसे जैसे मैं a का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे जैसे आप बेस वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्राफ अचानक से राइज करेगा, अचानक से इस तरह। तो यहाँ पे a का वैल्यू जैसे मैं कम करता हूँ, ये देखो कम कर रहे हैं वैल्यू, तो ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग होता जा रहा है, मतलब ग्रोथ कम होती जा रही है उसकी। और अगर हम a का वैल्यू कम कर दें, 1 यहाँ पे है, अगर मैं a का वैल्यू थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, a का वैल्यू यहाँ अगर मैं कम कर दूँ, 1 से कम मैंने 0.9 कर दिया, मान लो 0.8 ले रहा है, चलो 0.9 कर देते हैं। तो 0.9 करते ही जैसे ही 1 से कम हुआ, 1 पे क्या था? लाइन था, और जैसे ही 0.9 करा मतलब 1 से लेस देन करा, क्या हो गया? ये फंक्शन उधर राइज करने की बजाय इधर से उल्टा डिक्रीज होके आ रहा है अब। तो ये फंक्शन की एकदम वक्त बदल गया, हालात बदल गया, वो वाला यहाँ पे केस हो गया है। तो ये फंक्शन का एकदम ही ग्रोथ चेंज हो गई है, इंक्रीजिंग से ये क्या बन गया है? डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे
देख लो, जैसे जैसे मैं स्लाइडर को और पीछे ले जाऊंगा, इसका वैल्यू और कम करूंगा, वैसे वैसे इसकी जो मतलब रिडक्शन है या इसकी ग्रोथ जो कम हो रही है वो अचानक से, मतलब बहुत ही ज़्यादा अचानक से होने लगेगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं स्लाइडर को कम करूँगा, देखो अचानक से स्टीप फॉल हो रहा है, इसकी ग्रोथ कम हो रही है। सो आई होप समझ गए होगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो या तो अचानक से राइज करता है या बहुत ही अचानक से ऐसे फॉल कर रहा होता है, और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। सो यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर हम a को रिप्लेस कर दें एक वेरिएबल e से, तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये यहाँ पे e की वैल्यू क्या होती है, e आपका एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 2.71828 अप्रॉक्स, और अगर आप a बराबर e रख दोगे तो आपके फंक्शन बन जाएगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे नेचुरल लॉग होता है उसी तरह नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है ये। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या होती है। सो डोमेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज सच क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है x की वैल्यूज़ रखने में, नहीं है। x की आप कोई भी वैल्यू पुट ऑन करो यहाँ पे, तो यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। अगर हम रेंज की यहाँ पे बात करें तो रेंज आप लोगों ने ग्राफ में भी देखा था कि ये फंक्शन कभी निगेटिव साइड नहीं जा रहा था, ये फंक्शन हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही रह रहा था। मतलब आपका जो y मिलेगा आपको वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा और ज़ीरो नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f ये हो जाएगा 0, इन्फिनिटी, मतलब आपका सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0, ये आपका हो जाएगा रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो आई होप एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग यहाँ पे देख लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। बाकी आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो में यहाँ तक बने हो आप लोग तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ के कि वीडियो में आप लोग यहाँ तक आए। तो चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन, और नेक्स्ट फंक्शन हमारा है एक्सपोनेंशियल के बाद लॉगरिदमिक फंक्शन। सो देखते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है। सो लॉगरिदमिक फंक्शन नाम से ही पता लग रहा है लॉग वाला फंक्शन, तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा। सो मान लो हमारा एक एक्सप्रेशन है या फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग बेस ए x, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है बस हमें ये देखना है। लॉगरिदमिक फंक्शन में क्या होता है, पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल में देखो कन्वर्ट करेंगे कैसे। y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, ये हमारा फंक्शन है, ठीक। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो एक बार देख लो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, क्या करोगे, जो आपका वैल्यू है वो आपका बराबर हो जाएगा बेस रेज टू द पावर जो उधर था, तो यानी कि x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y, ये इक्विवेलेंट है, ये चीज़ इक्विवेलेंट हो जाएगी y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स के। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये वो लॉगरिदमिक फॉर्म था, ये वाला क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो यहाँ पे हमें इसी का ग्राफ बनाना है, जो इसका ग्राफ होगा वही इसका ग्राफ होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ बनाना अभी हमने जस्ट लास्ट वाले फंक्शन में देखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर वाई, बस बदला क्या है यहाँ पे वेरिएबल्स बदल गए हैं। इनपुट वेरिएबल y हो गया और आउटपुट वेरिएबल क्या हो गया x, यानी कि अब इसके जो आउटपुट होंगे वो x एक्सिस में रिप्रेजेंट होंगे ना कि y एक्सिस में। तो इसका ग्राफ देख लो कैसा बन रहा है। सो यहाँ भी दो केसेस बनेंगे, जब आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तब ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। लेकिन इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, इंक्रीजिंग होगा ये x एक्सिस में। तो यहाँ पे आप इस फंक्शन को बनाओगे कुछ ऐसा, ठीक है, इस तरह इंक्रीजिंग बनाओगे। और इंक्रीजिंग इस बार जब y में बनाते थे तो ऐसे बनाते थे ना, मतलब इंक्रीजिंग इस तरह। तो यहाँ पे x एक्सिस में इंक्रीजिंग बनाओगे इस तरह, ठीक। और अगर a का वैल्यू लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 तो रखना ही रखना है। अगर a का वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 है तब ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तब ये फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा डिक्रीजिंग इस तरह। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ y इज इक्वल टू लॉग, और मुझे लॉग यहाँ फंक्शन से लेना पड़ेगा बिकॉज लॉग नेचुरल लॉग नहीं है, बेस a वाला लॉग है, तो मैं मिसलेनियस फंक्शन में यहाँ पे ले लूँगा लॉग a, ठीक। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ x। सो अगेन यहाँ पे मुझे एक स्लाइडर का ऑप्शन मिलेगा, मतलब a की वैल्यूज़ में घटा बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बन के आता है। तो जैसे ही मैं वैल्यू को बढ़ाऊँगा, देखो ग्राफ बन के आने लगा। तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 जैसे ही हो रहा है, a का वैल्यू देखो मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो ये ग्राफ कुछ कम इंक्रीज़ हो, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इसकी ग्राफ की ग्रोथ कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ उल्टा केस है, यहाँ जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ग्राफ की ग्रोथ कम होती जाएगी। तो लॉगरिदमिक फंक्शन कुछ ऐसे काम करता है, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग होगा लेकिन एक्सपोनेंशियल की तरह ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, ग्रोथ इसकी कम होगी धीरे धीरे। और अगर हम बात करें
ए की वैल्यू लेस देन अगर लेते हैं 1 से तो क्या होगा, तो ये ग्राफ देखो अचानक से इंक्रीजिंग की जगह क्या बन जाता है, डिक्रीजिंग बन जाता है। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो इस फंक्शन की वैल्यूज़ एक एक रख के निकाल के प्लॉट करके तब बना सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इस फंक्शन की जो आपका ग्राफ है वो थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो कि हाँ ये फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, और बाकी इस साइड की हेल्प ज़रूर लेना, तो आप लोग को पता लगेगा कि कौन कौन से फंक्शन किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्लाइडर को जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ वैसे वैसे ग्रोथ इसकी डिक्लाइन मतलब इसकी ग्रोथ का कम हो रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा लॉग वाला फंक्शन भी आप लोग को। सो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं इसके डोमेन और रेंज की। सो यहाँ पे आपकी डोमेन क्या होगी, देखो लॉग के बारे में एक बात याद रखना कि लॉग के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं और ज़ीरो नहीं रखा जा सकता है। तो यानी कि डोमेन आपके इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स जो कि ज़ीरो से बड़े हों, मतलब ज़ीरो नहीं ले सकते आप यहाँ पे क्योंकि ज़ीरो के लिए लॉग अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ डोमेन हो जाएगा 0, ठीक है, और ओपन इंटरवल्स में रहेगा 0 बिकॉज 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 नहीं ले सकते आप। और बाकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज आपने ग्राफ में देखा था कि ग्राफ तो आपका पूरा सारे वैल्यूज़ को कवर कर रहा था ना वाई में। तो यानी कि यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। सो आई होप ये वाला फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। और यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे अगर आप ए को रिप्लेस कर देते हो ई से, एक्सपोनेंट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वो बन जाएगा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, नेचुरल लॉग होता है तो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन वो बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट फंक्शन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंड वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है और इसके बारे में शायद आप लोगों ने इससे पहले सुना भी नहीं होगा, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज रिटन एज fx इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x। तो ब्रैकेट x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से ही पता लग रहा है, आप क्या करोगे इस फंक्शन में एक कोई पॉइंट वाला वैल्यू है, कोई भी वैल्यू दे दोगे एज सच, और ये फंक्शन क्या करेगा, उस वैल्यू से छोटा वाला इंटीजर जो भी होगा वो इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा। कंफ्यूजिंग लगा, चलो इसको करके देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन है कि ब्रैकेट के अंदर 2.5 लिखा है और आपको बताना है कि ये फंक्शन कैसा वैल्यू, क्या वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्रैकेट x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब x जो भी इनपुट करोगे, x यहाँ पे हम क्या इनपुट कर रहे हैं 2.5, तो इस इनपुट से छोटा जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आप रिटर्न कर दोगे। तो इस वैल्यू से जस्ट छोटा आपका इंटीजर कौन आता है, 2.5 से छोटा इंटीजर, यानी कि लेफ्ट साइड नंबर लाइन पे कौन सा इंटीजर लाई करेगा, वो लाई करेगा 2। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन लगे तो ऐसे कर लेना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, देखो 2.5 है तो इससे बड़ा और छोटा आप एक एक इंटीजर ले लो, 2 और 3। 2.5 कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ पे, तो इससे जस्ट छोटा यानी कि लेफ्ट साइड नंबर लाइन पे कौन लाई कर रहा है, ऑब्वियसली 2। तो यहाँ पे आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू 2 रिटर्न कर देगा। अगर मान लो हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर मान लो हमारे सामने आ जाए 3.9 ब्रैकेट 3.9, सो ये क्या वैल्यू रिटर्न करके देगा, ये हमें रिटर्न करके देगा 3.9 से जस्ट छोटा इंटीजर, यानी कि ये रिटर्न करेगा 3। ठीक है, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें दे दिया जाए ब्रैकेट 10.1, तो आप लोग बताओ ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 10.1 से जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू, यानी कि 10। सो अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दूं ब्रैकेट के अंदर -2.2, तो ये क्या रिटर्न करेगा। सो सोच के देखो, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे कई लोग बोल देंगे 2, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अगर हम माइनस वाले नंबर्स की बात करें तो माइनस वाले नंबर्स में मैंने मान लो -2.2 है तो मैंने ले लिया -2 और -3। अच्छा, निगेटिव नंबर्स में नंबर जितना बड़ा होता जाता है वो छोटा होता जाता है, तो -2.2 कहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे कहीं -2.2। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू कौन सा है, तो -2.2 से जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू कौन सा होगा, -3, ना कि -2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा होगा -3। तो ये है कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू दो, पॉइंट वाला वैल्यू दो या इंटीजर वैल्यू दो, उस वैल्यू से जस्ट छोटा या उसके बराबर जो भी इंटीजर वैल्यू मिलेगा, यानी कि लेफ्ट साइड उसके नंबर लाइन के जो भी होल नंबर आपको मिलेगा वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लो अगर आपको दे दिया जाए, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है 3 का,
तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू सिंपल आ जाएगा 3, क्योंकि 3 खुद ही एक इंटीजर वैल्यू है तो उससे छोटा आप नहीं लोगे। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर डायरेक्ट एक इंटीजर वैल्यू ही पास करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, वही इंटीजर वैल्यू ही वापस कर देगा। और अगर मान लो इसके अंदर आप कोई पॉइंट वाला वैल्यू पास कर रहे हो तो ये क्या करेगा, तो उस पॉइंट वाले वैल्यू से जस्ट छोटा जो भी इंटीजर वैल्यू होगा वो ये रिटर्न करके आपको दे देगा। सो आई होप अभी क्लियर हो गया होगा इसका काम। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, बिकॉज इसका ग्राफ हम डायरेक्टली डेस्मॉस से नहीं बना सकते। तो अभी हम लोग इसका ग्राफ थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो, जो जानकारी अभी मैंने आप लोग को दी है उसके बेसिस पे हम इसका पहले थोड़ा सा एक डेफिनेशन बना लेते हैं। तो जैसे मान लो y इज इक्वल टू, अगर हम इसमें वैल्यू दें x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, मतलब मान लो 1 से 2 के बीच अगर मैंने इसको कोई भी वैल्यू दिया, मान लो मैंने ब्रैकेट के अंदर पास किया 1.1, मान लो मैंने ब्रैकेट के अंदर पास किया 1.2, 1.3, 1.4 कुछ भी, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करके मुझको देगा हर बार। अगर 1 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू है, 1 भी इंक्लूड हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता, बिकॉज 2 पे 2 ही दे देगा। 1 से लेके 1.9 तक मैं कुछ भी इसको दूं, ये मुझे हमेशा क्या वैल्यू देगा, ये मुझे हमेशा पास करेगा या रिटर्न में देगा 1। जैसे मान लो अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगर मान लो इसको मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ फ्रॉम 2 to 3, 2 इंक्लूडेड है 3 नहीं है, 2 से 3 तक के मैं इसको बीच में कोई भी वैल्यू दूँ, मैं 2 दूँ, 2.1 दूँ, 2.3 दूँ, 2.4 दूँ, कुछ भी वैल्यू इसको दूँ, ये हमेशा मुझे रिटर्न में देगा 2 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको वैल्यू देता हूँ 3 के बराबर या उससे बड़ा और लेस देन 4, मतलब 3 से 4 के बीच का कोई भी इसको मैं वैल्यू दूँ तो ये मुझे हमेशा रिटर्न में क्या देगा, 3। उसी तरह निगेटिव के नंबर्स के लिए, या पहले 0 के लिए देख लेते हैं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा अगर कोई भी वैल्यू अगर मैं इसमें दूं तो ये हमेशा मुझे क्या वापस देगा, 0। 0.1 के लिए 0 देगा, 0.2 के लिए 0 देगा, 0.3 के लिए 0 देगा। सो इसी सब के लिए भी 0 ही वैल्यू देगा, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। अच्छा, निगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। सो निगेटिव नंबर्स अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिया -1 से बड़ा और 0 से छोटा, तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू देगा, -1 से लेके 0 के बीच अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे देता हूँ 0 को छोड़ के, तो ये क्या मुझे रिटर्न में देगा, -1। अगर मैंने मान लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिया -2 से लेके -1 तक, तो ये मुझे क्या वैल्यू वापस देगा, -2 एंड सो ऑन। निगेटिव में ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज़ के लिए मुझे क्या कर रहा है कि आप कोई भी वैल्यू वहाँ पे पॉइंट वाला दो, ये हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न कर देगा फॉर दैट पर्टिकुलर रेंज। तो अब हम इसको अच्छा आगे भी कंटिन्यू कर देते हैं। अब हम इसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले हम रेंज लेते हैं ये वाला, 0 लेस देन x लेस देन 1, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, मतलब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और इसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 0, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। तो जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, मतलब ये वाले रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0, मतलब 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू आप इसमें पास करोगे आपको क्या मिलेगा, 0। अच्छा, 1 इंक्लूडेड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो मैं यहाँ पे 0 से लेके 1 रेंज में क्या प्लॉट कर दूंगा, ऐसे लाइन प्लॉट कर दूंगा, और 1 को मैं कर दूंगा ओपन सर्किल। क्यों, बिकॉज 1 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। तो जब भी आप शो करते हो उसको फंक्शन में, तो जिस जगह पे जो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होता है उसको आप ऐसे होल बना देते हो वहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला रेंज, यानी कि अगले उसमें आते हैं 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, यानी कि ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर इस रेंज में आए तो ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, फंक्शन 1। तो नेक्स्ट रेंज में ये वैल्यू हमेशा 1 दे रहा है, मतलब जैसे ही हम 1 से 2 के बीच आएंगे, x की कोई भी वैल्यू देंगे, ये हमेशा हमें क्या देगा, ये हमें देगा 1, और 2 पे क्या बन जाएगा, होल। तो इस तरह मैंने ये बना दिया। अच्छा, इसके बाद अगली रेंज के लिए यानी कि 2 से 3 के लिए क्या होगा, 2 से 3 के बीच आप कोई भी इसको वैल्यू दोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2। यानी कि 2 से 3 यानी कि 2 के आगे यहाँ x की हम कोई भी वैल्यू देंगे तो ये हमें क्या देगा, 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, इसी तरह निगेटिव साइड्स के लिए देख लो, जब -1 से 0 के बीच में वैल्यू होगा तब इसको क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, -1, यानी कि -1 और 0 के बीच में ये रिटर्न करेगा -1, और यहाँ -1 पे क्या हो जाएगा, एक होल। उसी तरह -2 और -1 के बीच में, यानी कि इधर लेफ्ट साइड -2 और -1 के बीच में आपका ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, -2। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, ये वैल्यू रिटर्न करेगा -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल। तो ये है फंक्शन का ग्राफ। आप लोग भी सोच रहे होगे ऐसा ग्राफ तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ इसी तरह का होता है।
और आप लोग अगर इसको देखोगे तो ये ग्राफ आपको एक सीढ़ी की तरह लगेगा। सो ये एक्चुअली स्टेप्स की तरह लग रहा है, सीढ़ी की तरह लग रहा है, इसीलिए इस ग्राफ का एक दूसरा नाम भी है और इसको हम स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं या बुलाते हैं। तो स्टेप फंक्शन आईसीएसई के कोर्स में आप लोगों को मैंने शुरुआत में दिखाया था कि स्टेप फंक्शन आपके कोर्स में है और सीबीएसई वालों के में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। सो वो बेसिकली सेम ही चीज़ थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। सो चलो अभी हम बात कर लेते हैं इस फंक्शन के डोमेन और रेंज की। तो अगर हम इस फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा। सो इसमें हम x में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे एज सच। तो यहाँ पे इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब डोमेन बराबर r। और अगर हम बात करें इस फंक्शन के रेंज की तो ये किस तरह की वैल्यूज़ आपको रिटर्न कर रहा है, ये हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू यानी कि होल नंबर वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, लेकिन होल नंबर नहीं लिख सकते हैं बिकॉज निगेटिव वाली वैल्यूज़ भी हैं। तो यहाँ पे हम रेंज में क्या लिखेंगे कि ये हमें सारे होल नंबर वैल्यूज़ निगेटिव वाली भी दे रहा है, यानी कि ये सेट हो जाएगा इंटीजर का, मतलब होल नंबर वैल्यूज़ मिलेंगी लेकिन पॉजिटिव निगेटिव दोनों। तो यानी कि इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। आई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, लेटर में दोनों चलेगा। सो ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट ज़रूर कर देना कि यहाँ तक आ गए हैं और समझ में आ गया। सो गाइस आई होप जितना मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हो। सो इसी के साथ हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है मेरी तरफ से। और अगर आप लोग के मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे मेरे मेल पे भेज सकते हो, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मेल का। और बाकी कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो आपकी क्लास में हो, क्लास 11th में हो, उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है। सो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करो। तब तक के लिए बाय बाय।